हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी क्योंकि काफ़ी PDF और नोट्स मैंने वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं सीटेट के। तो बच्चों आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और लास्ट में आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि, और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा ये भी प्रीवियस ईयर के ही हैं। ठीक है और यदि आपको उनका सॉल्यूशन चाहिए है तो आप लोग मुझे किसी भी वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं कि सर मुझे इस पेपर का या कुछ भी नाम लिख के दे देना है, 2015 का, 13 का, 11 का, 20 का इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन कहता है कि डैश स्कूल गत्यात्मक कौशल का एक उदाहरण है। कहता है भागना, पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना या निचोड़ना। देखो बेटा, गत्यात्मक का मतलब होता है बेटा कि जिसमें गति हो। तो गति बेटा पकड़ने में तो नहीं होगी, आड़ी तिरछी लाइनें ऐसे खींचोगे इसमें भी गति नहीं होगी, ना ही निचोड़ने में होगी। तो गति किस में होगी? भागने में होगी। ठीक है, अब आप सोचते हो सर ये सीडीपी का क्वेश्चन है। बिल्कुल बेटा, ये प्रीवियस ईयर का सीडीपी का ही क्वेश्चन है। भागना जो होता है स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण होता है। स्थूल गत्यात्मक कौशल बेटा एक ऐसी गतिविधि होती है जिसे एक बच्चा अपने हाथों, पैरों, टांगों या अपने पूरे शरीर के साथ करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्थूल। यहाँ पे बेटा स्कूल की जगह स्थूल होगा, वही हम सोच रहे थे। क्या होगा यहाँ पे? स्थूल। ठीक, तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ये किस किस के द्वारा हो सकता है? हाथों, पैरों, टांगों या अपने पूरे शरीर के साथ करता है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। बिल्कुल बेटा ऐसा होता है। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, पारस्परिक ऑब्लिक, ये कुछ नहीं होगा, संपर्क का सिद्धांत या बहिष्कार का सिद्धांत। बेटा देखो बेटा, शीर्षगामी का मतलब क्या होता है? शीर्षगामी का मतलब होता है सर से पैर की ओर। तो ये आपका नहीं होगा, जैसे हम सिफेलोकॉडल बोलते हैं। सिफेलो का मतलब सिर होता है, कॉडल का मतलब होता है नीचे का हिस्सा आपका। ठीक है, कहते हैं बहिष्कार का सिद्धांत बेटा ऐसा कुछ है ही नहीं। अब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है बेटा। पारस्परिक संपर्क का सिद्धांत जैसे हम अंतः संबंध का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? अंतः संबंध। अंतः संबंध का सिद्धांत क्या कहता है? अंतः संबंध बेटा, अंतर संबंध का सिद्धांत ये कहता है आपका कि यदि विकास के जो पक्ष होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा? जुड़े हुए होते हैं। यदि किसी एक पक्ष में भी विकार उत्पन्न हो जाता है तो सारे पक्ष में भी क्या हो जाता है? विकार उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, हमारा उत्तर होगा अधोगामी सिद्धांत। अधोगामी का मतलब क्या होता है? अधिकतर बच्चे पेन पकड़ने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। तो बेटा ये जो होता है विकास का अधोगामी सिद्धांत कहलाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं, जबकि इसे हम क्या बोलते हैं? सिफेलोकॉडल बोलते हैं। दोनों को याद रखना है बेटा। इसे हम क्या बोलते हैं? सिफेलोकॉडल। सिफेलो का मतलब सिर होता है, कॉडल का मतलब नीचे का हिस्सा होता है, जबकि अधोगामी का मतलब होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। थोड़ा मैं इसे इरेज कर दूं। अधोगामी का मतलब होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर। इसे हम केंद्र से बाहर की ओर का सिद्धांत भी कहते हैं, या मध्य से बाहर का। ठीक है, इस तरीके से सिद्धांत बोलते हैं, यानी कि ये केंद्र से शुरू होता है और चरम सीमा की ओर बढ़ता है। जब केंद्र से शुरू होगा तो यानी कि पहले अंदर की भुजाओं का विकास होगा, उसके बाद उंगलियों का विकास होगा। तो बच्चा भी यही करता है कि पहले वो बड़ी चीज़ पकड़ना सीखता है, उसके बाद पैर पकड़ना सीखता है। तो फिलहाल जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण का प्राथमिक संस्थाएं? देखो मैंने पहले भी आपको बताया था, यदि प्राथमिक संस्था की बात करेगा तो प्राथमिक संस्था में हमें किसको देखना है? केवल परिवार को देखना है। और मैंने आपको ये भी बताया था यदि ऑप्शन में परिवार के साथ जो भी कुछ जुड़ा हुआ होगा वो प्राथमिक संस्था के अंतर्गत ही हमारा आएगा। जबकि द्वितीयक संस्था में मैंने क्या बताया था आपको? द्वितीयक संस्था में मैंने बताया था कि इसमें क्या आ जाता है? स्कूल आ जाता है आपका। क्या आ जाता है? विद्यालय या स्कूल आ जाता है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर स्कूल के साथ कोई भी शब्द जुड़ा हुआ होगा तो वो सारा का सारा द्वितीयक संस्था में आपका आ जाएगा।
ठीक है। तो फिलहाल हम देख लेते हैं प्राथमिक संस्था में आस पड़ोस और मुद्रक संचार नहीं होगा, विद्यालय और कानून नहीं होगा, क्योंकि विद्यालय हमारा द्वितीयक आ जाता है। मैंने बताया था द्वितीयक, अगर द्वितीयक स्कूल के साथ कुछ भी जुड़ा होगा तो वो द्वितीयक में ही आएगा, तो ये द्वितीयक संस्था हो जाती है। ये हमारा उत्तर नहीं होगा। सामाजिक नीति और धर्म, ये भी नहीं होगा। तो परिवार, और परिवार के साथ पास पड़ोस जुड़ा हुआ है, तो ये भी प्राथमिक के अंतर्गत ही बेटा आएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों को अक्सर परेशानी होती है, ऐसा क्यों होता है प्राथमिक? बेटा सामाजिकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा बच्चा अपने आस पड़ोस या परिवार के अन्य लोगों के साथ क्या करता है, अंतःक्रिया करके सीखता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, एक क्वेश्चन। दूसरी बात, उन्होंने कितने चरण बताए हैं, तो उन्होंने 4 चरण बताए हैं। कौन कौन सा? संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी बात, संवेदी, इनकी उम्र भी पूछ लेता है कि कौन से चरण में कौन सी अवस्था में कौन सी उम्र होती है। तो संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष तक चलती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलती है। ये वाली आपकी 7 से 11 वर्ष तक चलती है, और ये 11 से 15 या 16 या इससे ऊपर हम कह सकते हैं। हमसे कह रहा है कि निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं, ये नहीं कह रहा है कि शुरुआत हो जाती है। सो सोच सकते हैं, जब कंप्लीट बोलेगा सोच सकते हैं, तो बेटा अमूर्त से संक्रियात्मक अवस्था यानी कि चौथी अवस्था में लगाएंगे। यदि वो हमसे ये कहता है कि निगमनात्मक रूप से सोचना शुरू करते हैं, जब शुरू करते हैं तो बेटा हम क्या लगाते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगाते। तो फिलहाल जो हमारा उत्तर होगा अभी के तौर पर डी हो जाएगा। ठीक है। में क्या क्या होता है बेटा, परिकल्पनात्मक चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन होता है ना, सृजनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन, तार्किक चिंतन परिपक्व हो जाता है इसमें। लेकिन मूर्त में क्या हो जाता है, इन सब की शुरुआत हो जाती है। तो इन सब शब्दों के साथ अगर जो मैंने अभी बोले हैं, अगर इनके साथ शुरुआत शब्द लगा हुआ है तो आप मूर्त पे जाएंगे, अन्यथा आप किस पे जाएंगे, डी पर जाएंगे। ठीक है, अमूर्त पे जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन है ये। कहता है 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए। ठीक है, 2 गिलास दिखाए गए हैं, दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े हैं, आकार में छोटे हैं और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा था। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक गिलास है और ये एक लंबा गिलास है, ये 2 गिलास हैं आपके। ओके, एक गिलास और ये दूसरा गिलास। ठीक है, तो उसमें क्या करा कि पहले इस वाले में क्या था, हमारा दूध था। ठीक है, तो रीना ने बराबर सहमति जताई। जब बराबर थे बेटा इस तरीके से, तो उसने कहा कि हाँ इसमें भी दूध क्या है, बराबर है। लेकिन तब क्या किया कि इस छोटे वाले गिलास में से एक बड़ा गिलास ले लिया अलग से, और इसका दूध क्या था, इसमें डाल दिया। ठीक, अब एक बात बताएंगे, जब इसका आयतन और इसका आयतन बराबर तो होगा ना, क्योंकि जितना दूध इसमें होगा, जैसे 1 किलो दूध इसमें है, अगर मैं इसमें डालूंगा तो आधा किलो थोड़ी ना हो जाएगा, 1 किलो ही तो रहेगा ना। तो लेकिन ये हमें पता है, बच्चे को नहीं पता है। अब बच्चा क्या कहता है ये सुनते हैं। कहता है कि फिर एक गिलास में दूध किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा था और संकीर्ण भी था, यानी कि इससे पतला भी था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध क्या है बेटा, ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, लेकिन हमें बताना है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये क्या दर्शाता है। कहता है विकेंद्रीकरण में कठिनाई, जीववादी सोच, लाक्षणिक प्रकार, काल्पनिक निगमनात्मक। देखो काल्पनिक निगमनात्मक है जो अभी मैंने बताया था, अमूर्त में आता है आपका, ये तो नहीं होगा आपका, ये किस में आ जाता है आपका, अमूर्त में। ठीक है, जीववादी सोच, ये जो जीववादी सोच होती है, ये कहता है जीववादी का मतलब होता है बच्चे उसको खिलौनों को जीवित समझने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसा भी कुछ नहीं कह रहा है। लाक्षणिक प्रकार तर्क यानी कि कार्यकरण, यानी कि कार्यकरण का मतलब क्या होता है, हर चीज़ में वो कारण सोचते हैं। तो यहाँ पे इसकी भी बात नहीं की जा रही है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, विकेंद्रीकरण में कठिनाई। अब सर विकेंद्रीकरण होता क्या है बेटा, इसके 2 शब्द होते हैं, एक केंद्रीकरण होता है और एक विकेंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण का मतलब होता है किसी वस्तु या घटना को, तर्क को संकुचित तरीके से, मतलब एक ही तरीके से क्या समझ पाना। जबकि विकेंद्रीकरण में क्या है कि एक ही समय में किसी वस्तु के विचार में कई पक्षों पर ध्यान देना। लेकिन यहाँ पे कठिनाई शब्द लिख दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है कि वो एक ही समय में कई पक्षों पर ध्यान नहीं दे पा रही है, इसलिए तो वो उसका क्या डिफरेंस नहीं कर पा रही है। अगर ध्यान दे देती तो केंद्रीकरण होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ऑप्शन केंद्रीकरण होना चाहिए था, बच्चों को घुमाने के लिए उन्होंने विकेंद्रीकरण में कठिनाई लिख दिया, यानी कि वो ये नहीं सोच पा रही है
एक ही समय में एक ही जगह को कई पहलुओं को एक बार में नहीं सोच पा रही है वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार ये उदाहरण किस चरण को दर्शाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखो बेटा, कहता है कि आज्ञापालन एवं दृढ़ अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, या अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास। ठीक है बेटा, देखो दंड एवं आज्ञा पालन, ये जो इन्होंने कौन सा विकास दिया, पहले मैं ये बता दूं, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 3 अवस्थाएं दी हैं, 3 की हर अवस्था की 2-2 उपअवस्थाएं हैं आपकी। ठीक है, यानी कि कुल 6 अवस्थाएं हो जाती हैं। दंड एवं आज्ञा पालन क्या होता है, इसमें दंड एवं आज्ञा पालन के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि जो नैतिकता होती है वो दंड से और अनुशासन से निर्धारित होती है, ऐसा भी नहीं है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास भी नहीं होगा। इसमें कहते हैं पिताजी की शर्मा जी के बेटा जैसा बनो। सार्वभौमिक नैतिकता का मतलब होता है कि तुम खुद तो भूखे रह लो, दूसरे को भूखा रहने मत दो, यानी कि परोपकार, ये भी नहीं आता। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, अधिकारिता एवं व्यवस्था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है। ठीक है बेटा, देखो आप एक बात याद रखना कि आप इसको हिंदी के बजाय इंग्लिश में याद रखना। इंग्लिश में से हम बोलते हैं बेटा इसके फोल्डिंग, क्या बोलते हैं, इसके फोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसके फोल्डिंग का मतलब होता है बेटा 2 तरीके से वाइगोस्की में सहायता दी जाती है। एक ZPD के द्वारा दी जाती है और एक इसके फोल्डिंग के द्वारा दी जाती है। ZPD के द्वारा जो सहायता दी जाती है वो वो जो सहायता होती है वो शुरुआती सहायता, ये जो होती है सहायता जो बीच में दी जाती है। ठीक है, बीच में दी जाती है, जबकि इसके फोल्डिंग में ये कहाँ दी जाती है, शुरुआत में दी जाती है। ठीक है, ये सहायता जो होती है स्थायी सहायता होती है और ये सहायता कैसी होती है, अस्थायी होती है। ठीक है, अब देख लो ऑप्शन आप, कहता है उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया अनुकूलित करना, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सही जवाबों के लिए पुरस्कार नहीं किया गया। जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, बिल्कुल मदद करना, इसी में हमें नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया है। कंठस्थ ये स्मरण करना, देखो ये तो गलती है। सहयोगात्मक अधिगम, बिल्कुल सहयोग, अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि उसमें क्या दिया जाता है, मदद दी जाती है, सहयोग दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। कहता है ज्ञान का निष्क्रिय, देखो निष्क्रिय शब्द गलत है बच्चों के लिए, ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल बेटा ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे कहता है केवल शब्द आ गया, स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसारण में असक्षम होते हैं बच्चों के लिए गलत टिप्पणी नहीं चलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वे किस प्रकार की बुद्धि को दर्शाती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। मानसिक चित्रण, जहाँ पे चित्रण की बात करती है तो वो स्थान से संबंधित आ जाता है। भाषाई बुद्धि किसके अंदर पाई जाती है बेटा, कवियों के अंदर पाई जाती है। संगीतीय बुद्धि बेटा आपको पता ही है किस में पाई जाती है, सिंगर में पाई जाती है आपकी। अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक में दिक्कत होती है। अंतर्वैयक्तिक यानी खुद के लिए विचारों को समझना, अंतर्वैयक्तिक यानी कि दूसरे के विचारों को समझना। तो आज के लिए बेटा इतना ही।